गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक्सीलेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 12वीं के फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये विद्युत स्थितिकी का ही एक पार्ट है और विद्युत स्थितिकी में विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, संधारित्र के बारे में अध्ययन करते हैं और उसी का पार्ट आज अपन लेंगे आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि विद्युत स्थितिकी है क्या। बेसिकली विद्युत स्थितिकी का मतलब क्या है? विद्युत प्लस स्थितिकी। विद्युत का मतलब अपने अच्छा आर से लेते हैं, प्लस स्थितिकी मतलब स्थिर अवस्था में। इसका मतलब स्थिर आवेश के बारे में जो अपन अध्ययन करते हैं वो विद्युत स्थितिकी कहलाता है। मतलब उसके स्थिर आवेश के बारे में क्या क्या प्रभाव है उसको अपन जिस शाखा में पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युतिकी। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको? वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। मतलब स्थिर आवेश के क्या क्या प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इससे जस्ट अगला टॉपिक पे अपन जाते हैं, आवेश। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों चार्ज। आप देखिएगा, मुझे हिंदी मीडियम के बच्चों से बहुत लगाव है और मैं फिजिक्स का बहुत आनंद लेता हूँ। आप भी फिजिक्स का जरूर आनंद लेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। आप लगातार पढ़ते रहें, मेरे जितने भी लेक्चर है उसको अटेंड करते रहें और आप YouTube पे और एक्सीलेंस कैरियर इंस्टीट्यूट को गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। उसमें स्टडी मटेरियल भी फ्री है और मेरी जो लाइव क्लासेज होगी वो भी बिल्कुल फ्री है। तो आप खुद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। सबसे पहले बच्चों अपन जाते हैं आवेश पर कि आवेश क्या है। आपने 11वीं में पढ़ा था द्रव्यमान। आपने द्रव्यमान की परिभाषा क्या पढ़ी थी? आपने यही पढ़ा होगा, जड़त्व के माप को द्रव्यमान कहते हैं। और बेसिकली वही होता है क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसको सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर ही समझाया जा सकता, उसके गुण धर्मों के आधार पर ही समझाया जा सकता है। और वो अपने पढ़ा था कि जड़त्व के माप को द्रव्यमान बोलते हैं। उसी प्रकार से आवेश को भी इसके प्रॉपर्टी के आधार पर, या मैं बोल सकता हूँ इसके गुणों के आधार पर ही अपन, या उसके गुण धर्मों के आधार पर ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो बेसिकली आवेश क्या है? किसी कण का वह गुण, किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता हो, तो उस गुण को अपन आवेश बोलते हैं। बेसिकली ये एक गुण है, ये कण का क्या है? गुण है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? किसी कण का वह गुण, कण का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उस गुण को
आवेश कहते हैं। तो मतलब उसके गुणों के आधार पर अपन इसकी व्याख्या करते हैं कि किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उस गुण को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। बच्चों, आवेश को मुख्यतः दो प्रकार के अपन मानते हैं। तो आवेश के प्रकार क्या है? अपन सबसे पहले चलते हैं आवेश के प्रकार। देखिएगा, आवेश के दो प्रकार होते हैं। एक होता है ऋणात्मक आवेश और एक होता है धनात्मक आवेश। अब ऋणात्मक आवेश की बात करें, इसको ई माइनस के द्वारा डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो धनात्मक आवेश है उसको भैया ई प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जरा देखिए, ऋणात्मक आवेश अपन स्थिर विद्युतिकी के अंदर जो कुछ पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही अध्ययन करते हैं। अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई धनात्मक आवेश है या फिर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है या फिर कोई वस्तु धनात्मक वस्तु है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन है। आपको ऐसा नहीं बोलना है इस फिजिक्स के अंदर, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि भैया कोई वस्तु धनात्मक है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन है। ऐसा कभी नहीं बोलना है। अगर कोई बॉडी धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी पर निर्भर करता है। आपको वहां पर प्रोटॉन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। तो फिलहाल आपको एक चीज याद रखना, ऋणात्मक आवेश को ई माइनस के द्वारा डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अब अपन चलते भैया कि धनात्मक वस्तु और ऋणात्मक वस्तु से क्या अर्थ है। तो जरा देखिएगा, धनात्मक वस्तु और दूसरी है आपके पास भैया ऋणात्मक वस्तु। जरा देखिए, ऋणात्मक वस्तु और धनात्मक वस्तु। ऋणात्मक वस्तु क्या है? अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह वस्तु ऋणात्मक वस्तु कहलाती है। इसका मतलब यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। अच्छा, तो धनात्मक वस्तु से क्या है? डेफिनेटली उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो मैं क्या बोलूंगा, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। मतलब किसी वस्तु का धनात्मक होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है और किसी वस्तु का ऋणात्मक होना उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। ये बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना। आप इसका स्नैपशॉट खींच ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप कॉपी के अंदर भी इसको डिक्टेट करते रहें। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद उसको कॉपी पे लिखते रहें। अच्छा, मैं आपको धनात्मक और ऋणात्मक वस्तु का थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। जरा देखना, मैंने बोला कोई भी वस्तु है उस पर धनात्मक आवेश कितना है? +Q है। ऋणात्मक आवेश कितना है? -Q है। टोटल आवेश उस पर कितना बच्चों? 0। तो जितना धनात्मक आवेश है उतना क्या है? ऋणात्मक आवेश है। और सामान्यतया पृथ्वी पर कोई भी वस्तु
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है या फिर विद्युत रूप से उदासीन होती है। विद्युत रूप से उदासीन होना इसका अर्थ ये है कि उस वस्तु पर जितना धन आवेश है उतना का उतना क्या है, ऋण आवेश है। अब जरा देखना, मैंने इस वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इस वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया। तो क्या फर्क पड़ेगा अगर किसी वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया? अब पहले क्या था, जितना ऋण आवेश था उतना क्या था, धन आवेश था। अब 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अगर मैंने ऋण आवेश को बाहर निकाला तो अब ज्यादा प्रभाव किसका होगा? पहले 10 नेगेटिव चार्ज था और 10 क्या था, धनात्मक चार्ज था। आप सिंपल वर्ड्स में इसको समझिए, अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब ऋण आवेश का मान कम होगा और ज्यादा कौन हो जाएगा, धन आवेश का। तो वस्तु कैसी हो जाती है, वो पहले की अपेक्षा धन आवेशित हो जाती है। क्या होती है, पहले की अपेक्षा धन आवेश हो जाती है। तो इसका मतलब अब ये वस्तु हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी आकाश भैया, धन आवेशित हो जाएगी। सिमिलरली मैं ऐसा बोलूं, अगर +q -q नेट चार्ज उस पर कितना भी है, 0 है, और इस वस्तु पर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर स्थानांतरित करें। अगर इस वस्तु पर स्थानांतरित करूंगा, पहले क्या था, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, जितना उस पर धन आवेश था बच्चों उतना क्या था, ऋण आवेश था। अब मैंने इस वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर कर दिए, इसका मतलब ऋण आवेश इस वस्तु पर आ गया। तो अब ज्यादा प्रभाव किसका होगा, अब ज्यादा प्रभाव धन आवेश का होगा, ऋण आवेश का होगा। अब ज्यादा प्रभाव क्या होगा, ऋण आवेश का होगा। तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित वस्तु हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बोर्ड में भी पूछा गया है कि आपके पास धनावेशित वस्तु से क्या अर्थ है। किसी वस्तु का धनावेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। इसका मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए वो वस्तु क्या है, धन आवेशित है। अर्थात उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। तो बच्चों आपको आवेश की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आपको धनावेश, धनात्मक वस्तु और ऋणात्मक वस्तु क्या है वो भी आपको समझ में आ गई ही होगी। अब अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है आकाश भैया मात्रक। देखो, कोई भी भौतिक राशि को अपन किसी न किसी स्टैंडर्ड मान में या किसी न किसी मात्रक से अपन मेजर करते हैं या मापते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे गए और आपने बोला भैया मेरे को 2 किलो केले दे दो। अब एक बात, 2 किलो, इसका मतलब केले को आप किस में मेजर कर रहे हैं, किलो में। तो इसका मतलब किलो क्या है, किलो उसका यूनिट है। उसी प्रकार से आवेश है, तो आवेश को भी तो किसी न किसी यूनिट के अंदर, किसी न किसी मात्रक के अंदर मेजर करेंगे। हाँ, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि भैया आवेश के मात्रक हैं वो अपन नेक्स्ट टॉपिक के रूप में लेते हैं। बेसिकली आवेश का मात्रक कौन कौन से होते हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या होती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अपन चलते हैं भैया आवेश के मात्रक। देखो, सबसे पहले अपन एसआई यूनिट की बात करें तो इसका मात्रक होता है, वो होता है भैया कूलम, जिसको सी से डिनोट करते हैं। और इसका सीजीएस मात्रक होता है, वो होता है भैया स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम। अब एक बच्चों आप चीज ध्यान रखें, स्टेट कूलम को STC से डिनोट करते हैं। देखो, आवेश का सबसे पहले जो आपका वैल्यू दी थी वो था फ्रैंकलिन। क्या था भैया पास, फ्रैंकलिन, मतलब आवेश के बारे में जिसने सबसे पहले बताया था कि आवेश भी कुछ होता है। तो एक आवेश का मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है, जो आवेश की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है वो क्या है मेरे पास, फ्रैंकलिन। अब देखो, आवेश का एक और मात्रक भी होता है भैया, वो होते हैं फैराडे। देखो, फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है भैया के पास, फैराडे होता है। क्या होता है भैया के पास, फैराडे। अब बताओ सर, बड़ा मात्रक तो होता है, लेकिन वास्तव में एक फैराडे होता क्या है, इसको डिनोट करते हैं अपन F से। कैसे डिनोट करते हैं, F से। तो जरा देखिएगा, एक फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
अब वापस से बात आ गया, एक मोल क्या है? अच्छा, आपने पढ़ा भी होगा, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, एक मोल में आपके पास अणुओं या परमाणु की संख्या कितनी होती है? वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अच्छा, एक मोल इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो इसका मतलब आपके पास एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल एक मोल में। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भैया जब इसका गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 96368 कूलम। 96,368 कूलम एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। लेकिन बहुत सारे बुक्स वाले भैया इसको 96400 कूलम भी बोलते हैं, और आरबीसी की बुक्स में तो इसकी वैल्यू 96500 कूलम दे रखी है, जो कि एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन रियल में अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें, वास्तविक मान की बात करें, तो एक फेरेड में 96,368 कूलम होता है। अब देखो आवेश का कुछ और मात्रक भी हैं। कौन से? एक है भी आपके पास ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युतिकी मात्रक। एक और होती भैया EMU, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले ले या नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले ले, तो भी ये तो आपके पास नाम का तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वैल्यू का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि भी इसका वैल्यू बेसिकली होती कितना है, कूलम के इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो अपन आगे चलते हैं, जरा देखना। एक कूलम का मान 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। एक कूलम का मान 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम होता है, और एक कूलम का मान 1/10 EMU होता है। स्टेट कूलम को भी अपन क्या बोल सकते हैं? ESU भी बोल सकते हैं, वो एक ही बात है। स्टेट कूलम मतलब ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करें तो एक चीज बताइए आपको, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक कूलम का मान 1/10 EMU, तो एक EMU का मान कितना होगा? 10 कूलम के इक्वल होगा कि नहीं होगा भैया? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक EMU बराबर 10 कूलम। ये रिलेशन आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये नीट और जेईई के लिए इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर बेसिकली वैल्यू होती है वो माइक्रो में, पिको में, नैनो में दिया होता है, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक माइक्रो कूलम की वैल्यू होती है वो 10⁻6 कूलम होती है। एक माइक्रो कूलम की वैल्यू कितनी होती है? 10 इंटू 10⁻6 कूलम। और एक नैनो कूलम, स्मॉल n की बात यहाँ पर नैनो से बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? नैनो से। एक नैनो कूलम की वैल्यू होती है वो 10⁻9 कूलम होती है। एक नैनो कूलम की वैल्यू 10⁻9 कूलम होती है। और एक और अपन ले लेते हैं, एक पिको कूलम, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻12 कूलम। तो भैया न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूमेरिकल में कई बार वैल्यू दे दी जाती है भैया कि किसी वस्तु पर 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, किसी वस्तु पर 10 नैनो कूलम चार्ज हैं, किसी वस्तु पर 10 पिको कूलम चार्ज हैं या आवेश है। तो आपको नैनो, माइक्रो और पिको की वैल्यू भी तो मालूम होनी चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ से थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं।
ये जो आपने बेटा पढ़ा था वो आपने आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ा था, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ आपके बोर्ड के अंदर इसी एक स्क्रीनशॉट से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो बच्चों ये आवेश का मात्रक जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसको वापस आप घर पे थोड़ा सा स्टडी करें और इसको कॉपी के अंदर डिक्टेट भी करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब अपन चलते हैं भैया इसे नए टॉपिक के साथ, वो है आवेश के गुणधर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे 3 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म पर चलते हैं। आवेश के गुणधर्म, देखो आवेश के गुणधर्म में सबसे पहले अपन चलते हैं भैया आकर्षण या प्रतिकर्षण। मैं इस हेडिंग का नाम लिख रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो आप कॉपी के अंदर डिक्टेट करते जाएं। आकर्षण और प्रतिकर्षण से क्या मतलब है? समान प्रकृति के आवेशों के मध्य, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण एवं असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। कैसे? मैंने बोला एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। दोनों की प्रकृति क्या है, समान है। दोनों ही कैसे आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो इनके मध्य बेटा कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल का बल लगेगा। मैंने बोला दूसरा क्या है, माइनस क्यू है। ये भी क्या है, माइनस क्यू है। दोनों की प्रकृति कैसी है, समान प्रकृति है, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक आवेश हैं। तो इनके मध्य कैसा बल लगेगा भैया, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब मैं लेता हूं, एक तो है प्लस क्यू आवेश और दूसरा है माइनस क्यू आवेश है। एक बात बताओ बच्चों, दोनों की प्रकृति क्या समान है, नहीं है। कैसे है, विपरीत प्रकृति है। और जब विपरीत प्रकृति होती है तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगता है। तो भैया पहला का गुणधर्म क्या है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण व असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। ये कौन सा गुणधर्म था, पहला। अब दूसरी बात करते हैं, वेग का प्रभाव। जरा देखो, किसी वस्तु पर अगर कोई भी आवेश है तो उसका जो उस पर जो आवेश होता है उस पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो भी उस पर आवेश उतना ही रहेगा, और वो वस्तु लाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी उस पर आवेश उतना ही रहता है। आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उसके द्रव्यमान में फर्क पड़ता है। आपने एक रिलेशन पढ़ा था 11वीं में, m बराबर m नॉट 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। मैंने बोला यदि जो द्रव्यमान का जो वेग है वो आपके पास v बराबर कितना है, 0 है, इसका मतलब स्थिर अवस्था है। कैसी अवस्था है भैया, स्थिर अवस्था है। अगर कोई भी द्रव्यमान है या आवेश स्थिर अवस्था में है, अगर v बराबर 0, अगर v बराबर 0 तो ये 0/c स्क्वायर 0 होगा, और 1 - 0 कितना होगा भैया, 1 होगा। तो m का मान कितना आएगा, m आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू रख दो भैया, v बराबर 0 तो 0/c स्क्वायर 0, 0 में किसी का भाग दूंगा 0, और 1 - 0 1, और √1 कितना होता है 1, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया के पास, m नॉट आएगा। और मैंने बोला यदि v बराबर c, अगर कोई आपके पास आवेश है वो आपके पास प्रकाश के वेग से गतिमान है,
v बराबर c क्या है? प्रकाश का वेग। इसका मतलब अगर कोई आवेश है वो प्रकाश के वेग से गतिमान है तो भैया v बराबर कितना हो जाएगा? c। तो क्या होगा? m बराबर m0 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना कट जाएगा? 1। तो m0 अपॉन 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो m0 अपॉन 0, तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? इनफाइनाइट। इसका मतलब यदि कोई आवेश या पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है, लेकिन आवेश का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया आप इसमें वेग के प्रभाव में क्या लिखोगे कि भैया आप लिखेंगे कि आवेश के मान पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश के मान पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वेग बढ़ने के साथ साथ आवेश का द्रव्यमान बढ़ता है। ये आपके पास कौन सा भैया गुणधर्म था? ये दूसरा गुणधर्म था। अब अपन चलते हैं तीसरे गुणधर्म पर। अब तीसरा गुणधर्म क्या है मेरे पास? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग। इस गुणधर्म के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। मैंने बोला भैया इस वस्तु पर एक Q1 आवेश है, -Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है और Q5 आवेश है। तो कुल आवेश का मान होगा वो कितना होगा? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। इसका मतलब अगर आवेश धनात्मक है तो धनात्मक लेना है और आवेश ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेना है। और जब अपन किन्हीं राशियों का उनके धनात्मक या ऋणात्मक मानों के साथ योग करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। मैं एग्जांपल ले लिया आपके पास। मैंने बोला इस वस्तु पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, -3 माइक्रोकूलम आवेश है और 5 माइक्रोकूलम आवेश है। देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो कुल आवेश का मान कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम। ऋणात्मक मान कितना है? -3 माइक्रोकूलम। धनात्मक आवेश कितना वापस से? 5 माइक्रोकूलम। तो भैया टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 2 और 5 7, 7 में से 3 गया तो 4 माइक्रोकूलम। इस पर क्या रह जाएगा? आवेश रह जाएगा। अब अपन चौथे प्रॉपर्टी पर रखते हैं, संरक्षण का नियम। कि आवेश है एक संरक्षित राशि है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश सदैव एक संरक्षित राशि होती है। वापस ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, आवेश एक संरक्षित राशि है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और स्थानांतरण की विधियां क्या है? स्थानांतरण की मुख्यतया 3 विधियां हैं। फर्स्ट है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा 2 वस्तु को रगड़ेंगे तो एक वस्तु धनात्मक हो जाती है, दूसरी वस्तु ऋणात्मक हो जाती है। तो घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, वहां पर आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है, वहां पर आवेश का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। दूसरा है चालन द्वारा और तीसरा है प्रेरण द्वारा। बच्चों ये तीनों हैं, अपन आगे वापस और ब्रीफ में पढ़ेंगे, अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही लिखना है कि स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां हैं। स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं, चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं और प्रेरण द्वारा आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो बच्चों ये अभी अपने पास 4 गुणधर्म हो गए हैं। अपन वापस से नेक्स्ट गुणधर्म पे जाते हैं, 5वें गुणधर्म पर।
तो देखो पांचवा गुणधर्म है वो कौन सा, जरा देखना आपके पास। देखो वो है क्वांटीकरण। क्या है भैया? क्वांटीकरण। क्वांटीकरण से क्या मतलब है? देखो सबसे पहले आते हैं अपन क्वांटा पे कि क्वांटा क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि का वह न्यूनतम संभव मान जिसमें उसको मापा जा सकता हो वो उसका क्वांटा कहलाता है। किसी भौतिक राशि का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई मतलब सबसे कम से कम इकाई, उसको अपन बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। जैसे आपने पढ़ा था कि भैया प्रकाश का जो क्वांटा होता है वो फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन। उसी प्रकार से आवेश का भी क्वांटा होता है और आवेश का सबसे सूक्ष्मतम संभव मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के तुल्य होता है। इसका मतलब आवेश का क्वांटा क्या है? आवेश का क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के तुल्य होता है। तो वे क्वांटीकरण से क्या बोलेंगे? मैंने बोला किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश Q का मान होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? E है। और माना इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? N है। और प्लस और माइनस अपन जो यहाँ पर लेते हैं वो अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक के लिए लेते हैं और ऋणात्मक आवेश है तो वो अपन ऋणात्मक के लिए लेते हैं। अब क्वांटीकरण में अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस वस्तु पर उपस्थित, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। यदि धनात्मक है तो धनात्मक चिन्ह लगाना है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह लगाना है। मैंने बोला Q बराबर 10E, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। क्या यह संभव है? हाँ बिल्कुल ही संभव है। मैंने बोला Q बराबर 2.3E, क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि यहाँ पूर्ण गुणज नहीं है, यहाँ 2.3 है, ये फ्रैक्शन में है मतलब पॉइंट्स में है। Q बराबर 2/3, क्या ये संभव है? नहीं। 2/3 भी जब सोल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा और जब पॉइंट में आता है तो वह पूर्ण गुणज नहीं होता है। तो Q बराबर 2 × 10⁻3E, क्या ये संभव मान है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना होगा? 2 × 10⁻3 और 2000 है, वो पूर्ण गुणज होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये संभव मान है। तो Q बराबर, नेक्स्ट बार की बात करें अपन, 2 × 10⁻³ क्या यह संभव मान है? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना होगा? 2/1000। इसका वैल्यू कितना का? 0.002E। अब एक बात, तो क्या पूर्ण गुणज है क्या? नहीं है, तो ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज के तुल्य होता है तथा आवेश का क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के तुल्य होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं अपन भैया, छठा, गति का प्रभाव। गति का प्रभाव। अब देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, नीट पे भी एक क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर। अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भैया? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश नियत वेग से गतिमान है, किससे भैया? नियत वेग से गतिमान है, तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अगर त्वरित आवेश है, कैसा है भैया? त्वरित आवेश है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र विकिरण के रूप में उत्पन्न करता है।
तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि नियत वेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तथा त्वरित गति से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र विकिरण के रूप में उत्पन्न करता है। यहाँ विकिरण का मतलब तरंग से होता है। तो इस पे भी नीट में क्वेश्चन आया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका मतलब तरंग मतलब विकिरण। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जिसमें दोनों हो, विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विकिरण के रूप में जब होता है तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत कौन है, त्वरित आवेश है। तो इसका मतलब अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और उसकी जो प्रकृति होती है वो विकिरित प्रकृति होती है, इसका मतलब विकिरण के रूप में होता है। तो बच्चों ये आवेश के जो 6 गुण थे जो आपको अपने कॉपी के अंदर डिक्टेट करना है, आपको पढ़ना भी है और लॉकडाउन में आप इसका फायदा भी उठाएं। अपने जो साथीगण हैं साथीगण को भी कहें कि अपना जो ऐप है वो डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बड़े अच्छे तरीके से मस्त तरीके से आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कूलाम का नियम भी पढ़ेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।